कि मुद्दतों बाद कोई आया है, मुद्दतों बाद कोई आया है, थोड़ा ही सही पर दिल को भाया है। वाह क्या बात। एक कवियों के साथ टॉक शो का ये फायदा होता है कि आप बात करते रहेंगे तो अगली बार खुद भी आधे कवि बन जाएंगे। सपने से लेकर हकीकत तक का सफर बताइए। लेकिन मेरी पहली शर्त होती है कि वल्गैरिटी नहीं होगी मेरे शो में। मैं 2 घंटे हंसाता हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मेरी कोई बहन बैठी है, कोई बच्ची बैठी है अपने परिवार के साथ, तो उसे एक बार भी छुप के ना हंसना पड़े। तो हरे कृष्ण टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। और जो मेरे चेहरे की खुशी है ना, वो तुम्हारे चेहरे पर भी आने वाली है। ये पॉडकास्ट ना इतनी ज़्यादा अच्छी है, इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है कि ये आपके टाइम को, जितनी भी लंबी ये पॉडकास्ट ना, हर एक समय, हर एक सेकंड कीमती समय है। हास्य कवि अमित शुक्ला जी के साथ हमारी बातचीत ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया इनके साथ बातचीत करके। जो लर्निंग्स इन्होंने दी, जो चीज़ें इन्होंने बताई ना, भाई साहब प्यार हो गया इनसे मुझे। लिटरली में इतनी डीप बातें हुई इनके साथ इस पॉडकास्ट में। आप भी ये वीडियो देखना और पूरी देखना और अच्छे से समझ के देखना, आपको लर्निंग्स जरूर मिलेंगी इस वीडियो से। तो आइए बात करते हैं रीवा के हास्य कवि अमित शुक्ला जी से। जितने भी आजकल के नव युवक हैं, वो अगर इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं तो क्या करें, वो कौन सी राह चुने? देखिए, मेरे पास बहुत सारे मित्र मेरे आते रहते हैं। जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझसे पूछते हैं भैया क्या करें, मंच नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है। तो कुछ तो फ्रस्ट्रेट होकर के उल्टा सीधा लिखने भी लगते हैं, गलत भी लिखने लगते हैं, गलत पढ़ने लगते हैं और पढ़ने का तरीका गलत चुनते हैं। तो कभी भी नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सबसे बड़ी बात तो आजकल जिसका कोई नहीं है उसका गूगल है। आप कुछ मत करिए, आपको नहीं मौका मिल रहा है, आप मोबाइल सीधे रखिए और सामने बैठ करके आप बोलिए अपने व्यूज। अगर आप में प्रतिभा है तो आप दुनिया तक रातों रात पहुंच जाएंगे। ये आपके पास शक्ति है। आज मोबाइल में आपको इंटरनेट पहुंचा रहा है, फिर क्यों किसी की दिक्कत हो। और मौके की तलाश, इंतजार में बैठिए, चातक पक्षी की तरह इंतजार करिए कि कब स्वाति की बूंद आएगी, उसी वक्त हमारा किस्मत खुलेगी हमारी। उस इंतजार के चक्कर में फ्रस्ट्रेट मत हो जाइए। परीक्षा के इंतजार में आप तैयारी गड़बड़ मत करिए, तैयारी जोरदार रखिए। किसी भी समय आपका एग्जाम आ सकता है, तो आप अपना 100% दे देंगे। रामदर्श मिश्र जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैं जो शॉर्टकट अपनाते हैं लोग कि भैया ऐसे कर लें तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं। रामदर्श मिश्र जी लिखते हैं कि बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे। किसी को गिराया न खुद को उछाला, किसी को गिराया न खुद को उछाला। कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। और जहां पर पहुंचे हो तुम छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। तो आप आराम से पहुंचिए। बहुत अच्छी कविता। आप जिंदगी में एक चीज मैं अक्सर कहा करता हूं कि रॉकेट की तरह कभी नहीं उड़ना चाहिए। आप अगर सीधा रॉकेट की तरह किसी भी फील्ड में, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप डायरेक्ट ऊपर पहुंचना चाहते हैं, जो लोग अचानक रातों रात शोहरत पाते हैं, उन्हें आप जल्दी गिरते हुए भी देखेंगे। एग्जैक्टली। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये लाइव शो है। ओके। बहुत सारे मेरे सामने उदाहरण हैं। आप अगर डायरेक्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आप गिरेंगे भी जल्दी। और अगर आप एक एक कदम सीख करके आएंगे, हमने गांवों पर कवि सम्मेलन किया है, कि गांव घूमा है, 100 रुपए में कवि सम्मेलन किए हैं, ऑटो में जाकर कवि सम्मेलन किया है, 2 व्हीलर्स में जाकर कवि सम्मेलन किया है। आज फ्लाइट में बैठते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन भूल गया है, वो दिन हमारी नजर में रहता है। आप अगर रॉकेट की तरह उड़ेंगे तो ऊपर जाकर के फूटेंगे तो कहीं आपका नामो निशान नहीं होगा। अगर आप सीढ़ी से चढ़ेंगे तो अगर आप गिरते भी हैं तो आप एक कदम गिरेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैं गिर रहा हूं, फिर से लुढ़क रहा हूं, तो फिर आप अपनी मेहनत दुगनी कर देंगे। बहुत। तो सीढ़ियों से चढ़ने की कोशिश करना है, छलांगे नहीं लगाना है। बहुत अच्छी राय। मेरे नए भाई हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ, सारे लोग मेरे नए भाई जो आते हैं, मेहनत करिए, धीरे धीरे मौका कभी भी भगवती आपका दरवाजा खटखटा सकती है। बहुत अच्छी राय दी है आपने। इसी पे थोड़ा और ऐड करते हैं कि जो स्टैंड अप कॉमेडी है और जो ये हास्य कवि है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है। दरअसल आजकल हास्य कवियों को बुलाया जाता है स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब गलत ले लिया है लोगों ने। जैसे हमें भी हास्य कवि को सिंगल प्रस्तुति के लिए बुलाया जाता है। मैं महीने में 2-4 शो करता हूँ, मुझे 2-3 शो का ऑफर आते हैं कि आपको एकल प्रस्तुति देनी है। लेकिन मेरी पहली शर्त होती है कि वल्गैरिटी नहीं होगी मेरे शो में। ओके। आप 2 घंटे हंसने की कोई हंसेंगे, मैं 2 घंटे हंसाऊंगा आपको, गारंटी लेके आ रहा हूं। अगर आपको नहीं हंसी आपकी पब्लिक तो मेरी पेमेंट नहीं लूंगा मैं। लेकिन मेरी शर्त यह है कि वल्गैरिटी मैं नहीं कर पाऊंगा।
डबल मीनिंग्स नहीं कर पाऊंगा। मैं 2 घंटे हंसाता हूं तो मेरी कोशिश ये रहती कि अगर मेरी कोई बहन बैठी है, कोई बच्ची बैठी है अपने परिवार के साथ, तो उसे एक बार भी छुप के ना हंसना पड़े, उसे हंसते हुए संकोच ना करना पड़े, उसे हंसते हुए अपने माँ बाप की ओर ना देखना पड़े कि मेरे माँ बाप तो मुझे नहीं देख रहे हैं। इन द सेंस आज की फिल्में आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। एग्जैक्टली पानी लेने के बहाने आपको उठना पड़ेगा अगर आप माँ बाप के साथ फिल्म देख रहे हैं। एग्जैक्टली तो ये दौर हमारे पास क्यों आया? हम हंसाएंगे और मनोरंजन तो यही है, स्वस्थ मनोरंजन। तो आप हंसाइए, लेकिन इस हद तक हंसाइए। और ये जो स्टैंड अप कॉमेडी में दौर चला है कि 10 लोग एक कमरे में बंद होकर के, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूं। एक कमरे में 10 लोग बैठ करके रिकॉर्डिंग करेंगे और हम नॉनवेज सुनाएंगे और पटांग वल्गरिटी की ओर जाएंगे, तो ये शायद इसमें हमारे यूट्यूब्स के व्यूज बढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हंसाना वही सही है जो एक बिटिया अपने परिवार के साथ बैठ करके देख सुन सके। हमारी बहन सामने बैठी हो, हमारी माँ बैठी हो, तो क्या हम उस तरह की कॉमेडी कर पाएंगे? ना तो फिर हम औरों को क्यों सुनाते हैं? लोग कहते हैं कि सुनने आते हैं लोग इसलिए सुनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि आपको समाज का दिशा निर्देश करना है, तो हम अच्छे दिशा निर्देश की तरफ क्यों ना जाएं? गलत दिशा निर्देश क्यों दें? एक नेता को, एक कवि को समाज इसीलिए सोचता है कि ये शायद बोलेंगे, कोई और नहीं बोलेगा तो ये तो बोलेंगे, वकील, नेता, कवि यही तो बोलेंगे, और हम भी उसको कह रहे हैं कि यार लोग सुनेंगे इसलिए सुना रहे हैं, तो गलत है। हमें एक स्वस्थ मनोरंजन के साथ पेश आना पड़ेगा, तो हमारी भाषा, हमारी बोली और सब। तो सवाल ये है कि पहली बार जब मंच का सामना हुआ, आपके पहले शो की बात हो रही है, उस टाइम दिल और दिमाग के बीच क्या चल रहा था? सिचुएशन कैसी थी? एंड नर्वसमेंट, एंजाइटी, हेजिटेशन, इन चीजों का सामना आपने कैसे किया? इसको एक्सप्लेन कीजिए। बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि जैसे नया किशोरावस्था में पहली बार कोई या तो शादी वालों के सामने बैठता है या तो अपनी प्रेमिका के सामने जाता है। तो मंच तो एक ऐसी स्थिति का नाम है कि आप पहली बार जब खड़े होते हैं, मैं भी संचालन करता हूँ जब कोई नए लोग आते हैं, मतलब 10 दिन का रटा रटाया जो है वो सब भूल जाता है। एग्जैक्टली और सर से लेकर के तलवे तक पसीने चलते हैं, ठंड में भी पसीने चलते हैं जी। तो वो सब कुछ भूल जाता है जो रटा रटाया होता है। बहुत ही नर्वस मतलब मोमेंट होता है, बहुत ही, क्योंकि आप पब्लिक की ओर पहली बार पब्लिक के बीच में खड़े होते हैं, पैर कपते हैं आपके बिल्कुल, पर ईश्वर की कृपा होती है, वो सारी दुविधाएं पार करता है। तो इससे कैसे आप जीते? या फिर कोई अगर नया है, उसको हेजिटेशन हो रही है, इतने सारे हेजिटेशन हो रही है, तो सबसे पहली बात तो मैं एक बात कहा करता हूँ, ये बोलने में थोड़ा अटपटा है, लेकिन मैं अक्सर अपने नए लोगों को ये शॉर्टकट सलाह देता हूँ। ये लाइव बोलने में थोड़ा अटपटा लग रहा है कि पहला मंत्र है। आप माइक पर खड़े हुई तो यही सोचिए कि मैं ही आज सब कुछ हूँ, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ, ये सारे लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है, तभी आप बोल पाएंगे। अगर आपको ये लगेगा कि फलाने बैठे हैं, फलाने उनके सामने कैसे बोलूंगा, तो नहीं हो पाएगा। आज जो बोलूंगा मैं सब कुछ हूं, यही सब सुनेंगे, मैं ज्ञानी हूं, ये फील लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस। पहले दिन अगर आपको दिक्कत हो रही है तो जनता की तरफ देखिए जरूर, लेकिन उनकी नजर में मत देखिए। ये सारे मंत्र हैं और धीरे धीरे सब ये एक्सपीरियंस से आता है। ये हेजिटेशन आपको धीरे धीरे होगा। पहले दिन गाड़ी आप चलाएंगे तो लगेगा कहीं टच ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, फिर वही लड़का 5 साल बाद तो फिर स्टंट मारने लगता है। लेकिन ये मंत्र जो आपने दिया है ना, बहुत कारगर है बहुत वर्केबल है। तो थोड़ा सा ये धीरे धीरे अनुभव से ही आएगा। करत करत अभ्यास से जड़मत, वही सिल पर होत निशान, तो पत्थर पर भी निशान बन जाता है। तो वो घिसते घिसते ही होगा, अनुभव से आएगा धीरे धीरे। तो धीरे धीरे सब बराबर हो जाएगा। बिल्कुल, वो एकदम जहन में आ जाएगा। आपने पहला दिन जब ये शो किया होगा, किसी का इंटरव्यू होगा, तो आपको बड़ा बहुत हेजिटेशन होती थी, अब आपको नॉर्मल लगने लगा होगा, तो वो धीरे धीरे अनुभव से आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरा कि एक आर्टिस्ट, हास्य कवि, पोएट या शायर को कितना डीप उतरना पड़ता है अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर, कि वो ऐसा कंटेंट दे सके जिसमें मंच में ठहाके लगे और उसकी तारीफ हो। तो एक आर्टिस्ट को, जैसे कि आप,
कितना डीप जाके सोचना पड़ता है। देखिए, कवि को तो बहुत डीप सोचना पड़ता है, और अपने मन के अंदर तो छोड़ दीजिए, अपने मन के अंदर कम झांकना पड़ता है, दूसरे के मन के अंदर ज्यादा झांकना पड़ता है। अक्सर कवि दर्द लिखता है, दर्द लिखता है, कष्ट लिखता है, और कविता जो होती है निकलती है वो आह से उपजा होगा, वही वाला हाल है। दर्द से, कविता पीड़ा की बेटी है, वही बिल्कुल हाल है। तो मतलब कष्ट से ही गुजरता है। हमारे फील्ड में एक सबसे बड़ा अनुभव मैं बता रहा हूँ, और ये हमारे पुराने लोग कहते भी हैं कभी, जिस दिन हम पेन कागज लेकर के सोच लें कि आज कविता लिखेंगे, उस दिन कविता नहीं बन सकती। नहीं बन सकती, एग्जैक्टली। अगर बनेगी भी तो मेरे तर्क पे वो केवल तुकबंदी बनेगी, कविता नहीं बनेगी। मन से छूने वाली कविता, आप सफर कर रहे हैं, आप जा रहे हैं, कोई कष्ट अचानक से देख लिया आपने, कोई दर्द देख लिया, और जैसे कितना डीप सोचते हैं, तो अपने मन के अंदर नहीं, उस जिसका कष्ट आपने देखा है उसके अंदर तक भावना, वो जितना सोचना ही है उससे ज्यादा आपको सोचना पड़ेगा उस कष्ट को, तब आप लिख पाएंगे उसका कष्ट। उसके कष्ट को उकेरने के लिए उसके हद तक जाना पड़ेगा। जैसे मेरी एक बेटी पर कविता है, छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो मैं आज से कई वर्षों पहले, 6-7 साल, 5 साल, 6-7 साल पहले कामतानाथ हनुमान वहां जा रहा था, चित्रकूट। मैं बाइक से निकला 6-7 साल पहले यहाँ से। तो मॉर्निंग में 6-7 बजे मैं पहुंचा, और वो मेरी बेटी की कविता बड़ी वायरल है। अब तो कम पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ता था मैं उसको, आज से कभी हूँ तो कम पढ़ने को मिलता है, कहीं कहीं पढ़ता हूँ। तो सुबह 7 बजे उठा तो सतना पर एक 4 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म लिखा हुआ था। अब मैं चाय पी रहा था, मेरी वो आधी कप चाय मैंने फेंकी। पूरे परिक्रमा मार्ग में सारे लोग हंस रहे थे, मित्र और सब कुछ कर रहे थे। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये नेचुरल है, पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, लेकिन क्या 4 साल का फूल हमें नहीं दिख रहा है जिसको इंसान जानवर बन गया? ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं लौट करके आया तो वो पूरी यात्रा की थकान भरी हुई थी। रात को 11 बजे मैं लेटा आंख बंद करके, और मेरे अंदर वही चल रहा था। मैंने आंख खोली, लाइट जलाई, और जो मेरे मन में आया उसे मैंने उकेर दिया। वो कविता जब मैं मंच में पढ़ता हूँ तो मैं जितना हंसाता हूँ 1.5-2 घंटे 3 घंटे, अंत में मैं उसको उतने ही रोते हुए देखता हूँ माताओं को। कई बार मंच पे 1-2 बार महिलाएं आई हैं, आ जाती हैं। मतलब वो वेदना तो आपको कष्ट के हद तक उतरना पड़ेगा, तब आप कष्ट लिख पाओगे। वो कविता सुना सकते? जो कविता है वो मैं आपको सुना देता हूँ। 2 मिनट से मैंने वादा किया था आपको सुनाने के लिए, तो उसे मैं सुना देता हूँ। जब मैं पिता बना तो हर पुरुष का सपना होता है जब मैं पति बना तो हर पुरुष का सपना होता है पति बनने के बाद पिता बनना। जब मैं पिता बनना चाहा तो कवि की कल्पना कहां से कहां गई। निवेदन करता हूं, सुनिए। 2 मिनट का, 1.5 मिनट का। कि कल रात मैंने एक सपना देखा। सपने में कोई अपना देखा, एक अजनबी सी सूरत थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने पूछा, क्यों मौन हो तुम प्यारी, ये तो बताओ कौन हो तुम? बोली, अभी तक धरती ने मुझे जाना नहीं। पापा, क्या आपने भी मुझे पहचाना नहीं? मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, मैं बहुत ही जल्द किलकारी मारने वाली हूँ, आपकी बेटी बनकर धरती में आने वाली हूँ। आंसू खुशी के छलकने लगे। पिता पुत्री जब सपने में मिलने लगे, मैंने कहा, कन्यादान। मैं उस बच्ची से क्या कह रहा था? मैंने कहा, कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, और किसी बेटी का पिता बनूं ये मेरी भी इच्छा थी। इसलिए सारे दुख दारिद्रों को हर जाओ, बिटिया लक्ष्मी बनकर आ मेरे घर जाओ। तुम्हारे आने पर खुशियां मनाऊंगा, नाच गाना और जलसा कराऊंगा, तुमको कांधे पर बिठाऊंगा, पालने पर झूला झुलाऊंगा, उंगली पकड़कर स्कूल पढ़ने ले जाऊंगा, पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाऊंगा। अरे आओ देखो तो बेटी, मेरा देश कितना खूबसूरत है। मैं उस बच्ची को इस माटी का गुणगान सुनाने लगा था। मैंने कहा, अरे आओ देखो तो बेटी, मेरा देश कितना खूबसूरत है, जहां हर कन्या देवी की मूरत है। अरे जब कोई अपने सत्कर्मों का फल पाता है तब वह इस धरा पर जन्म लेकर आता है। इतना सुनते ही उसकी सिसकियां फूट पड़ी और वो गुस्से से मुझ पर टूट पड़ी। बोली, सच है पापा, सच है, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब शायद गुस्से की पंक्तियां आएंगी। आप सच है, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची की खबर आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे समाज की कल्पना हमने तो क्या परमात्मा ने भी नहीं की होगी। बोली, सच है, कभी देवता पैदा हुए थे इस देश में। अब तो बस दरिंदे घूमते हैं यहाँ इंसानी वेश में। आप कहते हैं यहाँ कन्या देवी मान ली जाती है, फिर क्यों उसी देवी की असमत लूट ली जाती है। मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, वो बच्ची मुझसे और 4-6 पंक्तियां क्या कह रही थी, मैं जैसे ही अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब बड़ी हो जाऊंगी। अरे आपका कलेजा तो उस वक्त दर्द से मचल जाएगा जब कोई भेड़िया आपकी खिलखिलाती कली को कुचल जाएगा, और आप उस भयानक दर्द को फिर सह नहीं पाएंगे, और उस घटना के बाद समाज में इज्जत से रह नहीं पाएंगे। इसलिए क्षमा कर देना। हम बिटिया मांग रहे थे, लेकिन उस बच्ची का दर्द। हे पिता, क्षमा कर देना,
मांगना तो भले कुछ मांग लेना ईश्वर से तुम, लेकिन भूल से भी औलाद अपनी बिटिया ना मांग लेना तुम। धिक्कार है जहां लोग जानवर से भी बदतर सोच पालते हैं और एक मासूम बच्ची के शरीर को नरपिशाच नोच डालते हैं। आप जैसे कई पिताओं के सपने, क्या किया था मैंने, दामिनी, गुड़िया, बिट्टू, लाडो, आसिफा, ट्विंकल, उन सभी बच्चियों के पिताओं ने एक सपना ही तो देखा रहा होगा। आप जैसे कई पिताओं के सपने यूं ही टूटते रहेंगे जब तक समाज में वहशी दरिंदे आवारा घूमते रहेंगे। ये पंक्तियां जब मैंने लिखी तो मुझे लगा कि अधूरी है कविता। 1 महीने बाद मेरी 4 पंक्तियां मैंने इस पर और जोड़ी कि डर है तुमको तो मत आना। उस बच्ची के मन में डर है तो मैं उसको बताना चाहता हूं कि डर है तुमको तो मत आना। मैं बघेलखंड पे बैठा हुआ हूं, हमारे पड़ोस में बुंदेलखंड का एक नाम पढ़ता हूं, आपकी तालियां अपने आप उठ जाएगी और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बाह उठेगी कि डर है तुमको तो मत आना, बिटिया तुम बस रानी बनकर आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। आना हो धरती में तो आओ तुम मर्दानी बनकर। और जब 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 बेटियां दुर्गा चंडी से ज्वाला बन जाएंगी, उनकी अस्मत में फिर कोई आंच ना आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो आपको लर्निंग्स तो ज़रूर मिली होंगी, आपको इनकी बातों से प्यार हो गया होगा। मुझे इनकी बातों से प्यार हो गया था। इतने अच्छे इंसान इतनी अच्छी सीख देकर गए हैं कि मैं अब ये दिन भूलने नहीं वाला। बहुत अच्छा दिन था ये एंड बहुत अच्छे इंसान के साथ बीता, तो उसके लिए मैं भगवान को शुक्रिया करना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सके। मज़ा आया उनके साथ पॉडकास्ट करके। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे मज़ेदार डीप कॉन्वर्सेशंस पॉडकास्ट देखने के लिए। एंड एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।